Hello, welcome to Legal Awareness web series. जस्टिस RF नारीमान अगले 5 दिन में रिटायर हो जाएंगे। रिटायरमेंट से पहले 2 अगस्त को एक बहुत लैंडमार्क जजमेंट उन्होंने प्रिवेंटिव डिटेंशन पर दिया, जिसका जितना जिक्र मीडिया में होना चाहिए था वो नहीं हुआ, क्योंकि केस तेलंगाना का है और जहां नालसर यूनिवर्सिटी है वहां का केस है। मैं समझता हूं कि लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज के व्यूअर्स को इस सुप्रीम कोर्ट के लैंडमार्क जजमेंट के बारे में जरूर कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए। देखिए, हमने बार बार वीडियो बनाए जिसमें NSA, यूपा, आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट और जितने भी प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज रहे उनको मैंने कहा कि ये ब्लैक लॉज हैं। सुप्रीम कोर्ट का अपना जजमेंट है 2008 का, भवराव पंजाब राव का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रिवेंटिव डिटेंशन का जो ज्यूरिसडिक्शन है इस स्टेट का, वो है ज्यूरिसडिक्शन विथ सस्पिशन, क्योंकि इसमें सब्जेक्टिव सेटिस्फैक्शन होता है। टाडा में, पोटा में प्रॉब्लम्स थी, कन्विक्शन रेट बहुत लो था। यूपा के बारे में हमारे वीडियोस देखिए, मैंने उसमें बताया था कि कन्विक्शन रेट बहुत लो है। यूपी में ज्यादातर FIRs जिनमें बीफ लॉस की वायलेशन एलिज की गई और लोगों को NSA के तहत प्रिवेंटिव डिटेंशन में रख दिया गया, उन केसेस में 90 से ज्यादा केसेस में 104 में से इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बेल दे दी। कफील खां का मामला, जो उन्होंने स्पीच दी थी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में CAA के विरुद्ध, सुप्रीम कोर्ट तक गया और बाद में हाई कोर्ट ने उस मैटर में भी जो प्रिवेंटिव डिटेंशन ऑर्डर था उसको क्वैश कर दिया। हमने अपने वीडियोस में बार बार अपने दर्शकों को बताया है, ट्रेड यूनियन लीडर्स, पेटी ऑफेंडर्स, सिविल सोसाइटी एक्टिविस्ट, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट, पॉलिटिकल डिसेंटर्स, इनके ऊपर NSA और इसी तरह के प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज लगते रहे हैं। सरकारें अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करती रही हैं। लोगों को जेल में किस तरीके जबरदस्ती रखा जाए, इस मकसद से इस लॉ को इन्वोक किया जाता है। और एक सिविलाइज सिस्टम में इस तरीके के लॉज की जगह होनी नहीं चाहिए। बड़ा इंटरेस्टिंग जजमेंट है। बंका स्नेहा शीला जो डिटेन्यू है, उसकी वाइफ सुप्रीम कोर्ट गई है तेलंगाना हाई कोर्ट के जजमेंट के विरुद्ध। किस्सा क्या था? उसके हस्बैंड के विरुद्ध 5 FIRs थी, 420, 406, 506 इंडियन पीनल कोड, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, चीटिंग, इस तरीके के चार्जेस हैं। कहानी ये थी कि साहब, ये जो आदमी है ये किसी कार गैराज वाले के पास जाता था शामिर पिट में, जहां नालसर यूनिवर्सिटी है। फिर उसने कहा, मैं वकील हूं हाई कोर्ट का और मेरे साथ एक CA भी है, कंपनी सेक्रेटरी भी है, और आप पैसा इन्वेस्ट करो, 100% रिटर्न मिल जाएगा। आपको मालूम है कि बहुत से इस्लामिक बैंकिंग के इस तरीके के फ्रॉड सामने आए हैं कि लोगों ने ज्यादा रिटर्न पाने के लिए इन तरीके की गलत चीजों में इन्वेस्ट किया है और धोखा खाया है। तो उसने साहब पे फोन से 50,000 रुपए पहले ट्रांसफर कर दिए, फिर 1 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए, फिर 2 लाख रुपए बाई हैंड कैश में दिए। वादा था कि 41,000 रुपए महीना मिलेगा। जब वो पैसा नहीं मिला
तो एफआईआर हो गई। पांचों एफआईआर में एक ही तरह की बात की गई कि साहब ये जो मामला इसने किया है, इससे जो एफआईआर कर रहा है कंप्लेनेंट और जो विक्टिम है और जो बहुत से और यंग एस्पिरेंट्स हैं जो स्टॉक मार्केट में, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनके दिल में एक डर और भय बैठ गया है। इन्वेस्टर्स में एक लॉस ऑफ फेथ है और ये जो चीजें हैं ये डिस्टर्बेंस कर रही हैं पब्लिक में और ये प्रिजुडिशियल हैं पब्लिक ऑर्डर के लिए। ये कहानी है लार्जली इस केस की। डिटेंशन ऑर्डर पढ़ा, ऐसा लगता है चीटिंग का मामला है। डिटेंशन ऑर्डर में फिर कहा गया कि फ्री मूवमेंट ऑफ सच एन ऑफेंडर लाइक यू इज नॉट सेफ इन द इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी। देयर इज इमिनेंट पॉसिबिलिटी ऑफ यू इंडल्जिंग इन सिमिलर प्रीजुडिशियल एक्टिविटीज विद अनदर सेट ऑफ इनोसेंट पीपल। डेट्रीमेंटल है ये पब्लिक ऑर्डर को, इसलिए आपको प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखा जाए। आप वाइट कॉलर क्रिमिनल हैं। कहानी ब्रीफ में यह है कि ये चीटिंग और क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के मामलात में जो पांचों एफआईआर इस व्यक्ति के विरुद्ध हुई, उन पांचों में उसे जमानत मिल गई या एंटीसिपेटरी बेल मिल गई। अब वो बेल और एंटीसिपेटरी बेल की वजह से तो बाहर आ जाए, बाहर आना उसका रोकना है, इसलिए उसके ऊपर प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ लगा दिया जाए। और इस लॉ का नाम अगर मैं पढ़ूंगा तो आपको लगेगा आधे पेज से ज्यादा में तो इस लॉ का नाम है। सेक्शन 3 क्लॉज 2 है ये, तेलंगाना प्रिवेंशन ऑफ डेंजरस एक्टिविटीज ऑफ बूटलेगर्स, डकैट्स, ड्रग ऑफेंडर्स, गुंडाज, immoral traffic offenders, land grabbers, spurious seed offenders, insecticide offenders, fertilizer offenders, food adulteration offenders, fake document offenders, scheduled commodities offenders, forest offenders, gaming offenders, sexual offenders, explosive substance offenders, arms offenders, cyber crime offenders एंड व्हाइट कॉलर और फाइनेंशियल ऑफेंडर्स एक्ट 1986। ये तो कानून का नाम है जिसको फिर ब्रीफ में कहा जाता है तेलंगाना प्रिवेंशन ऑफ डेंजरस एक्टिविटीज एक्ट। रिप्रेजेंटेशन किया गया कमिश्नर के पुलिस को साइबराबाद के। एडवाइजरी बोर्ड ने डिस्पोज ऑफ किया और उन्होंने कहा सफिशिएंट कॉज है, आपका डिटेंशन सही है। तेलंगाना हाई कोर्ट ने इस प्रिवेंटिव डिटेंशन को अपहोल्ड किया, कहा बेल मिल गई है पांचों केसेस में, ये डिस्टर्ब करेंगे टेम्पो ऑफ लाइफ ऑफ द कम्युनिटी, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर को खतरा है, इसलिए इनका डिटेंशन सही है। इस ऑर्डर के खिलाफ डिटेनू की वाइफ सुप्रीम कोर्ट में गई और सुप्रीम कोर्ट का यह लैंडमार्क जजमेंट आया। बड़े छोटे से आर्गुमेंट्स पत्नी ने किए। पहली चीज तो यह कही कि यह पूरी कहानी उन 5 एफआईआर्स के बारे में है जिनमें से आखिरी एफआईआर ज्यादातर दिसंबर 2019 में हुई, लेकिन वो दिसंबर 2019 में एफआईआर हो रही है। यानी जब जुर्म का एलिगेशन लगाया जा रहा है तो हम दिसंबर 2019 में हैं और प्रिवेंटिव डिटेंशन का ऑर्डर 9 महीने बाद पास किया जा रहा है 28 सितंबर 2020 में। कोविड से देश जूझ रहा है। ये एक स्टेट की कहानी नहीं है, कई स्टेट्स की कहानी है। ऑर्डिनरी क्रिमिनल्स के खिलाफ एनएसए, यूपा और प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज का इस्तेमाल हो रहा है। आर्गू किया उन्होंने
कि जो मसला है कि हो सकता है इन्होंने इंडियन पीनल कोड के 420, 506, 406 इन सेक्शंस का वायलेशन किया हो, तो जो ऑर्डिनरी लॉ ऑफ लैंड है, ताज़िरात हिंद के खिलाफ किसी के ऊपर मुकदमा अगर चलना है तो चल जाए। और तीसरे उन्होंने कहा कि देखिए बार बार डिटेंशन ऑर्डर में जिक्र जिस चीज का है वो क्या, जमानत मिल गई। जमानत मिल गई, ये आदमी बाहर ना आ जाए, उसको रोकने के लिए प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ का इस्तेमाल हो रहा है, जो बिल्कुल देश के संविधान और कानून के विरुद्ध। तेलंगाना की सरकार ने आर्गू किया कि यह हैबिचुअल फ्रॉडस्टर है, इसने लोगों के दिलों में एक भय क्रिएट किया है, ऑर्डिनरी लॉ से ये डटर नहीं होगा। रोहिंटन नारीमान ने जजमेंट लिखा और उनके साथ दूसरे जज थे जस्टिस ऋषिकेश रॉय। जस्टिस नारीमान ने कोट किया सेक्शन 2A। अरे भाई, पूरा झगड़ा इस बात का है कि इस आदमी से मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर को खतरा है। तो मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर क्या है? इसी तेलंगाना प्रिवेंशन ऑफ डेंजरस एक्टिविटीज एक्ट के तहत, जिसके तहत डिटेंशन हुआ, सेक्शन 2A में है एक्ट टू हार्म, डेंजर और अलार्म or a feeling of insecurity among general public or any section thereof or widespread danger to life or public health। जाहिर है कि इनमें से कोई चीज इस केस में फिट नहीं बैठती। आइए देखिए ये वीडियो हमारा, जिसमें हमने कहा था कि 3 चीजें हैं, लॉ एंड ऑर्डर, पब्लिक ऑर्डर, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है मशहूर राम मनोहर लोहिया का। दिल्ली में जो सीएए के प्रोटेस्टर्स को बेल देते वक्त दिल्ली हाई कोर्ट ने भी इस जजमेंट को कोट किया और कहा ऑर्डिनरी लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम जो है वो पब्लिक ऑर्डर और सिक्योरिटी ऑफ स्टेट का मसला नहीं हो सकता। एग्जैक्टली वही बात जस्टिस रोहिंटन नारीमान यहां कह रहे हैं। पैरा 13 में जजमेंट के कहा, there can be no doubt that for public order to be disturbed, there must be public disorder. Mere contravention of law such as cheating, criminal breach of trust, certainly affect law and order, but before it can be said to affect public order, it must affect the community or public at large. जस्टिस नारीमान ने कहा 5 FIR हैं, लॉ एंड ऑर्डर का मसला है, आईपीसी के 3 सेक्शंस का मामला है, कोई समाज को और लार्जर सोसाइटी को खतरा नहीं है। सिर्फ इसलिए कि उसको जमानत मिल गई, उसको बाहर ना आने दिया जाए, यह बात अच्छी नहीं है। मैं समझता हूं कि बिल्कुल करेक्ट जजमेंट जस्टिस नारीमान ने दिया है। उन्होंने कहा आर्टिकल 21 तो सैक्रोसेंट है। अगर आप किसी को ऐसे मामले में, पब्लिक ऑर्डर के मामले में लेना चाह रहे हैं, तो यह सिर्फ आर्टिकल 19 का मामला नहीं है, यह अब मामला आर्टिकल 21 और 22 का है। और जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्केल है और कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज हैं, उनमें पर्सनल लिबर्टी तो बड़े ऊंचे पैमाने पर है। रेखा वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु का 2011 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट कोट किया, जिसके पैरा 30 में था, व्हेनेवर एन ऑर्डर अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ इज चैलेंज्ड, वन ऑफ द क्वेश्चन द कोर्ट मस्ट आस्क इन डिसाइडिंग लीगैलिटी इज, was the ordinary law of the land sufficient to deal with the situation? If the answer is affirmative, the preventive detention order will be illegal. कितनी बड़ी बात सुप्रीम कोर्ट 2011 में कह चुकी है। हर प्रिवेंटिव डिटेंशन के मामले में हर एक के खिलाफ, जिसमें यूपा और एनएसए और कोई और प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ लगा है,
अदालत को एक ही सवाल पूछना है, क्या देश का आम कानून उस सिचुएशन से डील करने के लिए काफी है? अगर ऐसा है तो प्रिवेंटिव डिटेंशन गलत है, एनएसए गलत है, तेलंगाना डेंजरस एक्टिविटीज एक्ट गलत है। ये जो तमिलनाडु का रेखा का केस था, इसमें इस आदमी पे इल्जाम था कि ये एक्सपायर्ड ड्रग्स बेच रहा था। अब लॉ है ड्रग का कंट्री में, वो काफी है इस सिचुएशन से डील करने के लिए। फिर साहा का जजमेंट वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, पुराना 1975 का कोट किया जस्टिस नरीमान ने। It follows that if a person is liable to be tried or is actually being tried for a criminal offense, but the ordinary criminal law will not be able to deal with the situation, then and only then can the preventive detention law be taken recourse to. कब प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ का इस्तेमाल होगा? जब ऑर्डिनरी लॉ उस सिचुएशन से डील नहीं कर सकता। कंक्लूजन क्या है इस जजमेंट का? जस्टिस नारिमान ने लिखा कि हिस्ट्री ऑफ लिबर्टी इज द हिस्ट्री ऑफ प्रोसीजरल सेफगार्ड्स। लिबर्टी को बचाना है, सैक्रोसेंट है लिबर्टी। जैसा इस केस में हुआ कि बेल मिल गई, आप बेल की वजह से उस आदमी को बाहर नहीं आने देना चाहते, तो प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ ना लगाएं, बेल के कैंसिलेशन के लिए अदालत जाएं, ऊंची अदालत में चले जाएं, कहें यह आदमी अगर बेल में बाहर आ गया तो यह और लोगों को चीट करेगा। ऊपर की अदालत बेल को कैंसिल कर देगी अगर आपके आर्गुमेंट से सेटिस्फाइड हो। मैं समझता हूं कि पिछले चंद सालों में हमने जो प्रोसीजरल सेफगार्ड्स को कंप्रोमाइज किया है, उसने संविधान के लेटर और उसकी स्पिरिट दोनों को अंडरमाइन किया है। लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज अगर आपको पसंद आती है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे इस वीडियो को वाइडली शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन और लाइक जरूर क्लिक करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।